किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। तो आप लोगों को बताया गया था, इसमें लिखा गया है विकल्प जो लिखा गया है r इक्वल टू f/2 लिखा गया है, f इक्वल टू 3r लिखा गया है और c इक्वल टू सी ऑप्शन है r/2 और d विकल्प लिखा गया है f इक्वल टू r/4। इस पर आपको जाना ही नहीं है। सबसे पहले विकल्प में सबसे पहले आपको देखना है कि हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध पढ़े हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा r इक्वल टू 2f, तो ये भी वही है। जब आपको ये पता रहेगा कि f इक्वल टू r/2 होता है तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। यहाँ लिखा है r बराबर f/2। मैक्सिमम बच्चे इसके ऑप्शन में गलती करते हैं क्योंकि उनको पता रहता है बटे 2 रहेगा, लेकिन f इक्वल टू r/2 रहेगा ना कि f/2 रहेगा। तो ये गलत है, 3r से कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती हैं और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या जो होती है वो दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है। आप लोगों से प्रश्न लेकर के पूछा भी जा सकता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो बताइए इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। या आप लोगों को कह सकता है कि अगर वक्रता त्रिज्या जो है किसी दर्पण की अवतल दर्पण की या उत्तल दर्पण की मान लीजिए तो 30 सेंटीमीटर है तो कहेगा आपसे बताइए फोकस दूरी कितनी होगी। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो इसको ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे और आपको पता ही है कि r बराबर क्या होता है 2f होता है। तो जाएगा 2 गुणे -30, दैट मीन्स यह जाएगा -60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से करेंगे। और जब आपको वक्रता त्रिज्या दी रहेगी और फोकस दूरी पूछा रहेगा, जैसे ये अवतल दर्पण की है मान लीजिए, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है और पता है फोकस दूरी f इक्वल टू क्या होता है r/2। तो ये हो जाएगा -30/2 और यह जाएगा आंसर कितना -15 सेंटीमीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध तो यही होता है f बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अवतल दर्पण की जब फोकस दूरी की बात आएगी वक्रता त्रिज्या की तो ऋण चिन्ह से लिखेंगे और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की जब बात आएगी तो उसको हम लोग धन चिन्ह से लिखेंगे। इसके बाद एक प्रश्न लिखा गया है, दूसरा वाला जो है इसमें लिखा गया है कि किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये एक अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये इसका यहाँ पे फोकस हो गया, ये यहाँ पे क्या होता है वक्रता केंद्र होता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोगों को पता होगा कि ये जो वक्रता केंद्र होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर ये फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। यानी प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर का मतलब कि जो वस्तु रखी गई है वो दर्पण की वक्रता केंद्र पर ही रखी गई है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने आपको बताया है कि अगर कोई वस्तु किसी दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसमें इसका जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये वक्रता केंद्र ही होगा। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। दर्पण के पीछे कब बनता है, जब वस्तु यहाँ कहीं रखी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब यहाँ पीछे बनता है। यानी यहाँ दिया होता है जैसे 8 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण तथा फोकस के बीच कब बनता है, यहाँ पे तब बनेगा आपका प्रतिबिंब जब कोई वस्तु जो है आपकी यहाँ कहीं पे स्थित होगी, वक्रता केंद्र और अवलंब के बीच स्थित होगी। तो इस स्थिति में ये प्रतिबिंब तो यहाँ भी बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी यहाँ जब कहीं होगी तो जाकर के प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा। ऐसा फोकस पर बनेगा। फोकस पर प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। कहाँ पे हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। या दूसरा तरीका ये है कि हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो यह इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि फोकस दूरी है।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ये वस्तु की दूरी हो गई कितनी, 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर हो गई क्योंकि वस्तु की दूरी भी बाईं ओर ही रहती है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u, और ये आपका हो जाएगा 1/-10 = 1/v, याद ही करना है, प्लस 1/-20, ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/20 - 1/10 = 1/v। एलसीएम लेंगे 20 आएगा और ये हो जाएगा 1 और ये 10 × 20, माइनस तो आएगा 1/v, तो इसका मतलब क्या है, ये -1/20 = 1/v, तो v = क्या जाएगा, -20 सेंटीमीटर। यानी वस्तु जहाँ पे रखी थी वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। और अवतल दर्पण की स्थिति में ऐसा केवल एक ही केस है कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही स्थित होता है, यानी कि ये वक्रता केंद्र पर ही होगा, यानी इसमें ऑप्शन आपका डी रहेगा। वस्तु की अपेक्षा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तीसरा प्रश्न है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है हमेशा, और इसके लिए जो आवर्धन होता है m का मान वो +1 होता है। तो समतल दर्पण के लिए ध्यान में रखे रहिएगा कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 होता है और इसमें हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। कह रहा है बड़ा आभासी प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण होगा नहीं। अवतल दर्पण में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, और इस स्थिति में इसमें प्रतिबिंब आभासी भी बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, तो ये हो गया आभासी, सीधा, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका मतलब अवतल में जो कंडीशन होगी, वस्तु से बड़ा, यहाँ कह भी रहा है कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब, तो इसका मतलब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में तो हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो कि सीधे बनते हैं तो सीधा बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं बनता है। इसके लिए जो रेखीय आवर्धन का मान होता है ये भी ध्यान में रखिएगा, 0 से 1 के बीच होता है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये ऑप्शन है तो ये लगाइएगा, अगर हो सकता है m <1 हो तो इसको भी लगा सकते हैं आप, ये सबसे ज़्यादा इसी को देखेंगे, 0 से 1 के बीच होता है इसका मान। इसके बाद ये ध्यान में रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ बताई गई हैं, जिनमें से सबसे अंतिम स्थिति है यही वाली, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु कहीं पर भी रखी हो लेकिन प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने वाले प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होगी। अब आपको इसमें सवाल लगाएंगे इसको, तो यहाँ पे जो दिया गया उसको लिखेंगे। क्या दिया गया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी f = कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये पता रहना चाहिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसलिए क्या होगी, प्लस में ही होगी। कह रहा है एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु की दूरी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं, इसलिए क्या होगी, निगेटिव होगी। और आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनेगा, तो दर्पण सूत्र लगा दीजिए, 1/f = 1/v + 1/u, तो ये हो जाएगा क्या, 1/20 = 1/v + 1/-20, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये इधर चलाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/20 + 1/20 = 1/v। दैट मीन्स v, एक बार और लिख देते हैं, 1/v = ये 20 एलसीएम होगा, 1 + 1 2, 2 दामा 20, तो v = कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, v = 10 सेंटीमीटर करके आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। पाँचवा है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उनमें से किसमें परिवर्तन नहीं होता है। कोई तरंग है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया है
कि अपवर्तन की घटना में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो आपको बताया गया है कि अपवर्तन में नोट में लिखाया गया होगा कि अपवर्तन की स्थिति में वस्तु का वेग भी बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाता है और तीव्रता भी बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है ये बदलती नहीं है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणों की जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है, बाकी सारी चीज़ें बदल जाती हैं।